यूट्यूब पर जो हम लोग विश्व भूगोल का सेक्शन जो चल रहा है, हम लोग स्टार्टिंग से ही विश्व भूगोल में हम लोग एक एक महादेश को देखते हुए आ रहे हैं। उस देश महादेश के अंदर जितना भी देश है उस सब को भी देखते आ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस सब को हम लोग देखते आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या देखते आ रहे हैं, उसको एक बार खाली रिवीजन कर लीजिए। विश्व भूगोल, तो देखिए विश्व भूगोल में हम लोग पहले पढ़े ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया महादेश को, ऑस्ट्रेलिया महादेश को। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग पढ़े दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका के बाद पढ़े उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका के बाद पढ़े हम लोग यूरोप को, इनके बाद हम लोग पढ़े एशिया को। देखिए जितना हम लोग चल रहे हैं लाइन से, देखिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी देख लिए हैं, दक्षिण अमेरिका को भी देखे हैं, उत्तरी अमेरिका को भी देखे हैं, हम लोग यूरोप को भी देख लिए हैं। और हम बताए थे कि जितना भी विदेश में देशों पर कब्जा करने की, अधिकार करने की बात हुई, ये सबसे आगे था, यही करवे किया हर जगह यूरोप। अब हमारे प्यारे भारत पर भी यही के थे अंग्रेज। यूरोप महादेश के दौरान हम आपको बता चुके हैं। और एशिया महादेश में भी एक क्लास हम लोग का हो गया है, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए तो सर ये वीडियो कहाँ जा रहा है, तो देखिए क्लास मेरा यूट्यूब पर ही सीरीज चल रहा है, समझ गए। तो यूट्यूब पर जो चल रहा है एक चैनल बना है राहुल सर @ऑफिशियल। इस चैनल पर जब जाइएगा तो हो सके सब्सक्राइबर कम दिखे, लेकिन कंटेंट नहीं कम दिखेगा। जो भी वहाँ वीडियो मिलेगा, कोई भी चैप्टर पढ़ाया हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, कोई वीडियो खोल के देख लीजिए, आपको सब समझ में आएगा, समझ गए। किसी के भी चैनल हो या कहीं भी उसके सब्सक्राइबर फैन फॉलोइंग से उसका योग्यता का पता आप नहीं लगा सकते हैं, समझ गए। नया चैनल बना है, आप लोग प्यार दीजिएगा, और अच्छा है जिस तरीके से आप लोग प्यार देख रहे हैं। अब ये सब देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब टीचर, ये सभी में जहां जहां भी विश्व भूगोल में इस सब महादेशों से क्वेश्चन आएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितना चाहिए शायद उतना आपको न हम दिए हों, उतना कम समय वीडियो में, लेकिन जितना एग्जाम में पूछा जाता है वो सब ओरिएंटेड चीज आपको वीडियो में बता दिया गया। जब आप देखिएगा तो सारा इंपॉर्टेंट और आप लोग देख लीजिएगा। और अब उतना हम नहीं, हमको पता है कि आप सब लोगों को पता है। अब आइए हम लोग चलते हैं एशिया महादेश, जो हम लोग देख रहे थे। एशिया महादेश, देखिए कुछ चीजें हम एशिया महादेश में आपको बताए थे, आपको याद होगा। और हम बताए क्या थे कि ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। सबसे बड़ा महादेश यही है। और जब बड़ा भी है, और एक बात और समझिए कि जनसंख्या भी सबसे अधिक रखा है। जनसंख्या सबसे अधिक है, समझे। अब इसको जब जनसंख्या अधिक है, सबसे बड़ा महादेश है, तो आपको पहला ही क्लास में हम बताएं इसको कई भागों में बांटे, कई देशों को। देखिएगा इसको हम 4 भागों में बांट के आपको पढ़ाए हैं। पहला भाग हम आपको क्या लिखे थे, तो भारत और भारत के पड़ोसी, भारत और पड़ोसी। भारत और पड़ोसी, भारत और पड़ोसी के बाद हम लोग देखे थे दक्षिण पूर्व एशिया।
दक्षिण पूर्व एशिया के बाद हम लोग देखे थे दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया के बाद हम लोग अब एक और देख लिए थे देश करके और अन्य करके। देखिए इतना ही चीज में हम बांटे हैं। अगर पहला क्लास आपको ध्यान होगा तो देखिएगा तो इतना भागों में हम बांट के पढ़ाए हुए हैं। अब इतना भागों में हम बताए हैं, जैसे भारत और भारत के पड़ोसी में हम आपको क्या बताए थे, भारत, नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब चीन यहाँ हम बता दिए। दक्षिण पूर्व एशिया में आपको म्यांमार, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया यहाँ बता दिए हैं। अब दक्षिण पश्चिम एशिया में आपको ईरान, इराक, आपको उसके बाद यमन, ओमान, कतर, ये सब यहाँ बताए हुए हैं। देश अन्य में जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, रूस, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इतना चीज यहाँ बताए थे। मन में सवाल होगा कि सर यूरोपों में रूस पढ़ाए हैं और तुर्की पढ़ाए हैं, तो हम पहला दिन भी बताएं कि ये दोनों महादेश में है, एशिया में भी है और यूरोप महादेश में भी पड़ता है। बात समझ गए। अब इसके अंदर जितना भी कुछ महत्वपूर्ण देश है उनके बारे में हम लोग जानना है। सभी देशों के बारे में आप लोग परिचित हो गए हैं। अब इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक सवाल आपको आता है हिंद चीन। हिंद चीन क्या है? तो अगर हिंद चीन की बात होगी तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बस 3 नाम लिखेंगे, 1, 2 और 3, और तीनों नाम लिखेंगे क्या? तो एक नाम लिखेंगे आपको लाओस, एक नाम लिखेंगे वियतनाम और एक नाम लिखेंगे हम कंबोडिया। और लिखने के बाद सीधा कह देंगे एक लाइन में कि वैसा क्षेत्र जहां भारत और चीन दोनों की संस्कृतियां निवास करती है उस क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं। और ये क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोई बुक में देखिएगा तो 2.8 लाख भी आपको दिखेगा, लेकिन 3 लाख याद रखना है और 3 देश का नाम याद रखना है, खत्म। समझे? अब अगर ज्योग्राफी के हिसाब से, लेकिन थोड़ा अगर इतिहास के पन्ना अगर उठा के देखेंगे, रीजन क्या है कि हमारा पड़ोसी है और हिंद चीन यानी हमारी संस्कृतियां जब वहां है तो और कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी, उसको भी जान लेना उचित होगा। अब थोड़ा सा ग्लोब के साथ भी अगर हम लोग देखें तो देखिए ग्लोब के साथ अगर देखिएगा तो देखिए एशिया महादेश को देखिए, ये देखिए आप नक्शा में देखिए, ग्लोब में देखिए, कहने का मतलब ये भी तो नक्शे ना है। देखिए यहाँ हमारा प्यारा भारत नजर आपको आ रहा होगा, प्यारा भारत नजर आ रहा है, और भारत के ही बगल में जो दक्षिण पूर्व एशिया में बैंकॉक के नीचे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये 3 देश है। यही 3 देश उस समय हिंद चीन कहलाता था, आज भी हिंद चीन कहलाता है। हिंद चीन में आज 3 देश है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोई किताब में देखिएगा तो 2.8 लाख किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको इस देश में, तीनों देश में भारत और चीन दोनों की संस्कृतियां विद्यमान है, इसीलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको खोलते हैं, अब इसका एक एक परत को। अब आइए इसको हटाते हैं, तो समझ गए आप लोग। अच्छा, हिंद चीन के बारे में जानते हैं? जब हिस्ट्री खोलिएगा ना 10th क्लास का एनसीईआरटी, वहां तो हिंद चीन का एक चैप्टर ही दिया गया है। देखिए हिंद चीन में समझ लीजिए कि हिंद चीन के बारे में अगर देखना है तो देखिए हिंद चीन, ये हमारा सपोज करिए कि भारत है,
ए हमारा भारत हो गया, आई हो गया चीन। अब समझते जाइए, ए हो गया हमारा भारत, ये हो गया चीन। और भारत और चीन के ठीक यहाँ जो नीचे में जो बताए हम, बैंकॉक, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, सब जो नीचे में है, तो यहीं पर ये जो देश है, जो भारत चीन दोनों के करीब है, कहने का मतलब यही क्षेत्र कहलाता था हिंद चीन। हिंद चीन, समझे? अब हिंद चीन कहलाता था, मतलब कि देखिए भारत में जब राजाओं की शक्तियां बढ़ी, जैसे चोल वंश से सब देखिएगा, तो इन लोग के जो राजा हुए चोल वंश के, इन लोग इसके ऊपर तक भी अधिकार किया, मतलब इस सब पर अधिकार किया। तो जब अधिकार करेगा लोग, तो जितना भी यहाँ लोग रहेगा उठ के जाएगा ना कि एकदम अपना आदमी वहाँ हेड है, तो लोग वहाँ हो गया। लेकिन बीच में जब चीन के भी राजाओं की शक्तियां बढ़ी, तो चीन के भी राजा लोग यहाँ पहुंचे, यानी अधिकार किए, तो चीन के भी लोग यहाँ पहुंच गए। अगर आज घूमने चल जाइएगा हिंद चीन में, तो पता ही नहीं चलेगा कि हम भारत में हैं कि विदेश में हैं। मतलब वहाँ चीन के भी लोग निवास करता है और भारत के भी लोग निवास करता है। देखिए घूमने कहाँ जाना है, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है, लोग को पता नहीं रहता। देखिए हम लोग को सबसे आसान घूमना है विदेश में, तो नेपाल, बिना पासपोर्ट वीजा के जाइए, लोग जाता है, घूम के चला आता है। और दूसरी बात कि हमको उस जगह पे घूमने जाना चाहिए जहां वहां के करेंसी के अपेक्षा हमारी रुपया मजबूत हो, हमारी मुद्रा रुपया जो है वो मजबूत हो। तो अब जैसे यहाँ हम 40,000 लेके पहुंचेंगे, तो यहाँ 60,000 बनल है, मान लीजिए। अगर इंग्लैंड, अब हम अमेरिका लेके पहुंच गए अपना रुपया, तो डॉलर के हिसाब से रुपया मजबूत नहीं है, तो आनंद नहीं आएगा घूमने में, और ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा। लेकिन यहाँ हम कम में लिए हैं, लेकिन यहाँ के लिए ज्यादा बना हुआ है पैसा, समझ गए? तो इसीलिए एक घूमने वाला, अब देखिए घूमने वाला, तो आज का यहाँ 3 देश है। अगर आज देखिए नक्शा में देखिए, यही हिंद चीन पहले कहलाता था, लेकिन यही हिंद चीन जो हम बताएं, तो इसमें 3 देश है, एक बीच से यहाँ, एक नीचे, एक यहाँ। यही तीनों देश में कौन कौन है? तो एक है आपको लाओस, और एक है वियतनाम, और ये है आपको कंबोडिया। अब देखिए पूछ देगा आपसे राजधानी, तो आप सबको पता है, हमको पूरा विश्वास है, इसका राजधानी हो जाएगा हनोई, इनका राजधानी हो जाएगा नोम पेन, या नाम पेन। लाओस का कहां हो जाएगा? तब वियंतियान, लाओस का राजधानी वियंतियान। अब देखिए पहली बात समझिए कि अब घूमने क्या जाना है, तो वही अब समझिए। जब चोल वंश के दौरान यहाँ जब राजाओं की शासन हुई, 800 के बाद भी कई भारतीय शासकों का यहाँ शासन रहा, अधिकार रहा। उसी दौरान हम लोग देखें कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर हिंदू निवास करते हैं, तो ये भारत में, यानी हिंदुस्तान में। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुओं का, सबसे बड़ा, तो यही है कंबोडिया में। और एक कंबोडिया में ही एक मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है अंकोर मंदिर। कई जगह अंकोर वाट का मंदिर भी लिख सकता है। ये अंकोर वाट का मंदिर भारत में नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर एक कंबोडिया में है, यही हिंद चीन। समझे? जब उस समय राजा हुए, हाँ, इसको बनवाए कौन थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बनवाए थे कौन? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ये मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में किए थे। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किए थे। ये मंदिर लगभग 100 बीघा में है।
100 बीघा में फैला है। अब आप इतना ही से देखिए कि ये मंदिर के बारे में हम लोग समझे कि ये मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। ये मंदिर कंबोडिया में है, हिंदू की जनसंख्या भारत में है, लेकिन मंदिर कंबोडिया में। यही सबको देखते हुए अब हुआ क्या कि भारत में भी एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और मंदिर भारत में कहाँ है जो बन रहा है, ये बिहार में ही बन रहा है। देखिए, हनुमान मंदिर के मेन जो ट्रस्टी हेड थे आचार्य किशोर कुणाल सर जी, जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे, उन्होंने ही एक प्रयास किया कि ये बिहार में भी एक मंदिर बने। आज हनुमान मंदिर में चल जाइएगा तो वहीं पर आप लोग बड़ा देखिएगा, दाहिने साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है कि अंकोर वाट के मंदिर के तर्ज पर एक मंदिर का निर्माण बिहार में भी किया जा रहा है। और बिहार में कहाँ किया जा रहा है, चंपारण में। चंपारण में जगह पूछ देगा आपसे, तक केसरिया में। समझ गए बात को। अब देखिए, जैसे यहाँ 100 बीघा में मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, वैसे ही यहाँ पर 500 बीघा में तैयार हो रहा है। लगभग 150-200 साल में तैयार हो जाएगा। 150-200 साल में मंदिर तैयार हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा मंदिर तैयार है, अभी जमीन अधिग्रहण होगा। लेकिन एक और आपको बात बता रहे हैं, जमीन अधिग्रहण के दौरान कई मुस्लिम समुदाय का भी जमीन बीच में आ रही थी, और जब उन लोग को समझाया गया तो उन लोग भी बोला कि नहीं नहीं हम लोग भी देंगे। समझिए, इसीलिए अब ये बिहार में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू तो हिंदुस्तान में, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा सूर्य बर्मन ने बनवाया था। राजा सूर्य बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये लगभग 12वीं शताब्दी में बनवाए थे। हाँ, ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है अंकोर वाट का, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अब इस मंदिर से आपको एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटेगा। कुछ छूटेगा नहीं। अब इतना बात जब हम लोग समझ गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर अब पढ़ना क्यों है। अब देखिए, जिस तरीके से भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, अच्छा, व्यापारी बन के ठीक उसी प्रकार से हिंद चीन का जो हिस्सा है, ये हिंद चीन, यहां पर अगर व्यापारी पूछ देगा कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन आए, तो आपको आंसर देना है पुर्तगाल। सेम यही क्वेश्चन अगर भारत के भी संदर्भ में पूछ दिया गया कि भारत में सर्वप्रथम व्यापारी कौन आए थे, तो पुर्तगाल। ठीक, अब पुर्तगाल, अब अंग्रेज का ठीक जैसे भारत में अधिकार हुआ, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, ठीक उसी प्रकार यहाँ हिंद चीन के हिस्सा में फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ। तो पहले अगर पुर्तगाल के बाद यहाँ स्पेन आए, स्पेन के बाद डच आए, और डच के बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी आए। तो अब देखिए, जिस तरीके से अधिकार भारत पर अंग्रेजों का था, उसी प्रकार से अधिकार यहाँ फ्रांसीसियों का हुआ। कहाँ, पुर्तगाल पर। अब देखिए, अंग्रेज अगर भारत में रहे तो होर्डिंग मूड में रहे कि कब हमको यहाँ से जाना पड़े, उस जमीनों में रजिस्ट्री नहीं कराते थे, पीछे ही सुनते थे कि कब हमारा भागना पड़ जाए, कोई भरोसा है। लेकिन फ्रांसीसी यहाँ बेजाबते बसे, तो जो फ्रांसीसी यहाँ बसे वही फ्रांसीसी को कोलोन कहा गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपको छोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोलोन किसे कहा गया, तो यही हिंद चीन में बसे फ्रांसीसियों को कोलोन कहा गया। देखिए, ये लोग कब्जा जब कर रहा था ना, तो ये लोग कह रहा था कि ये नहीं समझो कि हम तुम पर अधिकार कर रहे हैं, भगवान ने हमको ड्यूटी दिया है कि तुम सबको सभ्य बनाए हम। लेकिन दूर दूर तक कोई है छुआई इस सब बात को,
अब देखिए फ्रांसीसी अंग्रेज तो कुछ किए जो किए, इतना शोषण किए हिंद चीन में, यहाँ का जो लोकल लोग है स्कूल खोले ही लोग, देखो तुमको सभ्य बनाने के लिए स्कूल खोल दिए। इनकर बच्चा अगर रोहन सोहन दिख जाए तो 2 बार 3 बार 10वां में फेल, उसको पास न करो, पास करो तो उम्र निकल जाए, नौकरियां नहीं मिले। आई लोग का तो जी इन लोग का नाम सी लोग था, इसलिए कि टीचर भी तो फ्रांसीसियन है स्कूल में। तो अब जितना भी भारतीय नाम है तो समझिए रहे, रोहन सोहन मोहन, ये लोग भारतीय नाम हो गया। चीन का नाम तो बर्तन पटकिए, बोतल पटकिए, बल्टी पटकिए, आज जितना बार आवाज आएगा वो सब चीन का नाम हो गया। ठंडनान, चंचनान, तो ये सब नाम जैसे ही देखे तो ये लोग फेल। लेकिन अब अपना नाम कैसे, सिल्वा, एल्बर्ट नहीं लिखले है तो पास करो, तो सब नौकरी में भी वही लोग हो गए, समझे। अब यहीं से सेक्शन हम बढ़ा रहे हैं, कहाँ, तो हिंद चीन में। अब राष्ट्रवाद की भावना यहीं से देखिए, ज्योग्राफी से हिस्ट्री में हम लोग घुस गए। अब देखिए जैसे फ्रांसीसी का हुआ, तो यहीं पर इन लोग के बात को नहीं समझे, तो इन लोग के बात को जब नहीं समझे, तो देखिए इन लोग का बात को जब नहीं समझा गया तो एक व्यक्ति आए जो इनके बातों को समझे कि ये लोग गलत कर रहा है, और व्यक्ति का नाम जो था वो व्यक्ति थे फान बोई चाउ। फान बोई चाउ, और ये जो थे एक किताब एक लिखे कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम, मतलब वियतनाम को खोने की बातें। एक किताब लिखे द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम, और जब किताब को खरीदा लोग वहां के, तो लोग पढ़ा, तो अब जो फेल हुआ है वो समझ रहा है कि हम फेल नहीं हुए, कि हमको फेल किया है। अब न समझ में आया। अब यहीं से लोगों के अंदर, और देखिए हुआ क्या कि जब यहीं से अभी सबको हटाते हैं, देखिए एक व्यक्ति थे जो फान बोई चाउ, नाम थोड़ा सा मिलेगा उसको आप लोग ध्यान रखिए, फान बोई चाउ, यही एक किताब लिखे क्या, द हिस्ट्री ऑफ लॉस द वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम, मतलब वियतनाम को खोने की बातें ये लिखे। जब इनकी किताब लोग पढ़ा तो लोग समझ गया कि फेल हम लोग अब क्यों हो रहे थे। और एक व्यक्ति और आए, वो व्यक्ति थे कौन, हो ची मिन, यही व्यक्ति हीरो थे। देखिए यही है हो ची मिन, और यही हो ची मिन अब किस तरीके से इन्होंने ही वियतनाम क्रांतिकारी पार्टी का भी गठन किया। अब यहां से अब समझिए हमारे साथ, अब देखिए अब ये जो वियतनाम है, ये वियतनाम है, यहाँ जब फ्रांसीसी, तो धन्य है तृतीय विश्व युद्ध का। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब द्वितीय विश्व युद्ध में ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मन। जर्मन फ्रांस पर अटैक कर दिया,
थाने कब? तो ये देखिए 1939 से 45। अब यही देखिए हम लोग अब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही फ्रांस पर हिटलर अटैक किया तृतीय विश्व युद्ध का दौरान, तो यहाँ पर से अब फ्रांस बोला कि अब हम पहले वियतनाम बचावें कि पहले फ्रांस बचावें, अपना सेना बुला लिया। यानी 39 में सेना फ्रांस की यहाँ से जा रही है धीरे धीरे। ई बगले में है जापान, और फ्रांस की सेना निकल रही है और जापान की सेना एंट्री मार रही है। वियतनाम के लोग देखा कि अब तो जा रहा है, तब तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन 39 में फ्रांस की सेना यहां से निकली इधर से, और जापान की सेना इधर से एंट्री मारी। मतलब 39 में सिर्फ रिन्यूअल कह सकते हैं कि हुआ, वियतनाम वहां के लोगों को कोई अथवी नहीं हुआ। वो लोग बस अंतर यही था कि फ्रांस का नहीं, अब जापान के अधिकार, समझे। अब ये सब देखने के बाद अब हुआ क्या कि फ्रांस जब चला गया, तो अब देखिए आप लोग हो, अब 1945 में आइए डायरेक्ट। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर जैसे ही एक परमाणु बम गिरा, जापान भी ठंडाया और जापान का भी सेना यहां से चला गया। और ये जैसे ही 45 में सेना गई, 9 अगस्त के बाद ठीक सितंबर में ही कह सकते हैं कि 2 सितंबर 1945 को ही यही होची मिन जो थे, होची मिन बोले कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं हैं, हम एकदम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया, जब युद्ध खत्म हुआ, तो युद्ध लड़ा ये सब देश मिलके। ये सब देश कहने का मतलब कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, ये सब मिलके लड़ा। लेकिन उसके बाद यही दोनों बटा, रूस चीन एक तरफ और बाकी ये तीनों एक तरफ। ये अमेरिका जो है ये पूंजीवाद का समर्थन करने लगा, और रूस चीन जो है, रूस ये समाजवाद का नेतृत्व करने लगा। और जो होची मिन को हम लोग देख रहे हैं, कहाँ होची मिन? ये होची मिन ये अपना पढ़ाई रूस से किए हुए हैं, तो समाजवादी होंगे कि पूंजीवादी? समाजवादी। अब देखिए जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका बोला कि एक दिन पूरे दुनिया में पूंजीवाद आएगा। रूस बोला कि फेरा में नहीं रहो, पूरे दुनिया में एक दिन समाजवाद होगा। और इसी को देख के प्रत्येक देशों को कहता था कि आप पूंजीवाद अपनाइए, हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। रूस कहता था कि समाजवाद अपनाइए, हम देंगे। इसी सिलसिला में देखें कि हमारा प्यारा भारत भी आजाद हुआ, तो नेहरू जी से पूछा गया किधर, नेहरू जी से पूछा गया कि किधर, पूंजीवाद कि समाजवाद? नेहरू जी बोले कि बस बीच में। देखिए बीच में हम अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं कि किधर जाएं। आप दोनों हमको दीजिए, विकास करिए, और जो हमको ज्यादा करेगा हम उसके तरफ। तुरंत रूस लीजिए पैसा, बैठाइए, तो एक कदम इधर चल दिए, समझे, एक कदम इधर चल दिए रूस के तरफ। तो अमेरिका बोला कि उधर जा रहा है, ये लो पैसा, लो पैसा। फिर हम एक तरफ इधर, वो देख रहा है कि अरे इधर लीजिए और पैसा लीजिए, तो इधर। ऐसे ही करते करते हम लोग चलते रहे। फिर बाद में बोले कि जी गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, ये बात समझ गए आप लोग।
अब इसी सिलसिला में अब इतना बात क्यों हम बताएं आपको, तो ये चीज इसीलिए हम बता रहे हैं कि अब अमेरिका किसको कह रहा है, फ्रांस को, सुनो तुम लिख के दिया है कि तुम स्वतंत्र हो, तो नहीं, तुम जाओ जाओ वहां, पहले वहां रहने के लिए, देखिए कहीं जाना है तो बोला अमेरिका कि अभी जाके तुरंत लड़ोगे तो नहीं जीतोगे, पहले जाओ, उससे रखो, बात रखो, वहां धीरे धीरे पहले खड़ा होने का जगह खोजना, उसके बाद धीरे धीरे हथियार बढ़ाना, उसके बाद युद्ध हो जाएगा। फ्रांस को चार्ज किया अमेरिका, क्यों, अमेरिका को चाहिए था नहीं, सिर्फ पूंजीवाद अपनाओ। अब यहां के बाद जब इतना बात हम लोग समझे तो फ्रांस यहां पहुंचा, और यहीं पर जब पहुंचा होची मिन को बोला कि देखिए हम आए हैं, हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप अपना संविधान बनाइए, अपने तरीका से चलाइए, समझे, लेकिन हमको भी देखिए यहां पर एक जगह है, और इस जगह है तौकीन, और इस तौकीन में हमारे फ्रांसीसी लोग ज्यादा हैं, तो आप खाली हमको वो जगह दे दीजिए, यहीं पर समझौता हुआ जिसका नाम है हनोई समझौता। हनोई समझौता से एक तौकीन, होची मिन बोले कि चलिए ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और देखिए ये 46 में समझौता हुआ, समझिए 46 में समझौता हुआ, हनोई समझौता, लगभग 7-8 साल तक एक कुछ नहीं बोला, एकदम बढ़िया से रह रहा था, सेना वना अपना जो भी है हथियार बढ़ा रहा था। उसके बाद अचानक लगभग 7-8 साल के बाद 46, 4, 50, 4, 54, 55 के आसपास में ही तौकीन से लड़ गया अपना, कहा तो दिएन बिएन फू, दिएन बिएन फू का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई, कई हजार फ्रांसीसी को बंदी बना लिया लोग वहां। अब गांव में लड़ने जाइएगा, बाहरी आदमी को पता है कौन गली तो छिटोड़ा जाएगा, तो यहाँ के लोग जब हुआ, अभी तुरंत बोला अमेरिका को कि जी आइए आइए, आप ही ना बोले थे, तब अमेरिका डायरेक्ट एंट्री मारा, और एंट्री जब मारा तो बोला कि तुम भी आओ और तुम भी आओ, और हम नहीं आएंगे, तुम लोग आओ। और अमेरिका जब आया तो यही देखिए कि एक हनोई समझौता हुआ, और क्वेश्चन पूछ देगा फिर आपको, तो एक समझौता हुआ जिनेवा समझौता। इसी समझौता से वियतनाम 2 भाग में बटा, वियतनाम बट गया, बुलाया दोनों को, तो होची मिन को बोला अमेरिका, क्या परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशन चाहते हैं, तब बोले कौन, होची मिन बोले कि नहीं परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता था ठीक रहता सर। बोले कि देखिए पहले तो ये जो 2 हिस्सा तुम देख रहे हो, ई तो तुम ई जो लाओस और कंबोडिया है, इन दोनों को तुम अलग करो, राजतंत्र रहेगा यहाँ। और वियतनाम है तो देखिए उसका भी लोग रह रहा है, तो पूरी तरह तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, इसलिए वियतनाम को भी 2 भाग में बांटो, एक उत्तरी वियतनाम रहेगा और एक दक्षिणी वियतनाम रहेगा। उस पर भी होची मिन राजी हुए, लेकिन फ्रांस कह रहा है कि नहीं नहीं, तो लोग तो इनकर रह रहा है, अरे तो सेना वना देंगे ना। और इसी के सिलसिला में अब हम लोग देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब यहीं के बाद देखिए जिनेवा समझौता के बाद जब होची मिन, अब क्या सिर्फ पूंजीवाद समाजवाद की लड़ाई है, ये सब सिस्टम हो गया। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के हेड बने, नरोत्तम सिहानुक। अब वो बोला क्या, नरोत्तम सिहानुक को क्या समाजवाद की पूंजीवाद, तो ये बोले कि हम तटस्थ हैं,
अब देखिए यही होची मिन को पहले देख लीजिए आप लोग, यही होची मिन है। अब इन्हीं के बारे में, यही हीरो हैं, ये उत्तरी वियतनाम के हेड बने, उत्तरी वियतनाम के हेड रहे। और दक्षिण वियतनाम जो था, इसके जो हेड थे वो माओवादी थे। और माओवादी किस दल के थे? तो ये अनामी दल के थे, अनामी दल के माओवादी थे। अब आइए थोड़ा सा देखिए, देखिए द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम, वियतनाम को खोने की कहानी कौन लिखे थे? फान बोई चाउ। और इन्हीं की एक पार्टी थी दुई तान हुई पार्टी, किताब भी लिखे द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम और दुई तान हुई पार्टी। अनामी दल, यही हम बताएं कि जॉन गुएन आई इसके संस्थापक थे, लेकिन इन्हीं के एक दल के थे आपको माओवादी, जो फ्रांसीसी समर्थक थे और यही हेड बने। यही देखिए होची मिन के बारे में हम बताएं। और होची मिन का बचपन का नाम पूछेगा तो न्यूगन आई क्योक, न्यूगन आई क्योक एक कह सकते हैं आप। और इन्होंने ही वियतनाम क्रांतिकारी दल का भी गठन किए। अब देखिए यही 1940 में फ्रांस की सेना, हम अभी बताए ना कि फ्रांस की सेना हट गई और जापान का अधिकार हुआ, सिर्फ रिन्यूअल हुआ। 45 में एटम बम गिरा जापान पर, और यहीं से 46 में, यही 45 से सितंबर में स्वतंत्रता का कर दिए अलाउंस, कौन? होची मिन। अब यहीं पर देखें फिर 46 में हनोई समझौता। हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ? तब वियतनाम और फ्रांस, वियतनाम और फ्रांस के बीच आपको हनोई समझौता हुआ। ये देखिए 8 साल के बाद दियन फुएन का युद्ध हुआ, इसमें फ्रांस की हार हुई। इसके बाद वही 54 में जेनेवा समझौता होता है। इसी समझौता में हम बताएं कि वियतनाम 2 भागों में बटा, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी वियतनाम के हेड होची मिन ही थे और दक्षिणी के अनामी दल के माओवादी थे। अब देखिए यही पीएम, जो माओवादी तो राजा हो गए, अब वहां के पीएम बनाए न्यो दिन दियम को, समझे। अब देखिए दक्षिणी वियतनाम में ही एक पार्टी थी, एक और हुआ, यही पार्टी का जो हुए हुइन फुसो इसके संस्थापक थे। और इस पार्टी में बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी लोग थे। बौद्धिक मतलब बुद्धिमान, उसके बाद धार्मिक, पूजा पाठ भी खूब करते थे, क्रांतिकारी, बमो लाठी खूब चलाते थे इस पार्टी में। और इस पार्टी के ही लोग, अब जैसे दक्षिण वियतनाम बना दिए आप, लेकिन यहाँ का लोग मानेगा, यही हुआ प्रधानमंत्री न्यो दिन दियम को ही हुआ के पार्टी के लोग मार दिए। समझ रहे हैं? अब तो इतना हो जाने के बाद अब समझ रहे हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ के बाद आइए थोड़ा सा हम लोग कंबोडिया को देखते हैं। तो यही देखिए कंबोडिया, देखिए जेनेवा समझौता से हम लोग देखें कि ये अमेरिका बोला कि ये दोनों को राजतंत्र करो और वियतनाम को 2 भागों में बांटो। तो 54 जेनेवा से ही राजतंत्र को स्वीकार किया गया। और कंबोडिया में हेड कौन थे? नरोत्तम सिहानुक शासक बनते हैं। और ये एकदम तटस्थ थे। अमेरिका बोला कि किधर, तक कहीं नहीं। इतना अमेरिका परेशान हो गया, यहाँ रासायनिक हथियार का प्रयोग कर दिया। और यहाँ रबड़ के भी बगान रहते थे, एजेंट ऑरेंज ये सब नामक हथियार का प्रयोग किया। अब रासायनिक पदार्थ मतलब जहाज उड़ाता था नीचे नीचे, लोग जैसे ही घर से बाहर आ गए और उसी में से रासायनिक पदार्थ नापाक नामक छीट दिया जाता था जहाजे पर से, और जिसके शरीर पर गिरा उनका शरीर जलने लगता था। 1-2 बार के बाद अब तिबारा जहाज आएगा तो कोई घर से निकलेगा तो नहीं। अब देखिए उस कार्बनिक पदार्थ का किया गया और यही एजेंट ऑरेंज पेड़ों बगानों को नष्ट किया गया। और इनके बाद अभी तक तो ये कह रहे थे नरोत्तम सिहानुक कि हम तटस्थ हैं,
मतलब हम न पूंजीवाद है न समाजवाद है। लेकिन इतना सब नष्ट हो गया कि एक कहें कि अब हम क्लियर आपसे कहना चाहते हैं कि हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। उसके बाद अमेरिका और दिमाग लगाया और वहीं के जनरल थे लोन को बोला कितना दिन जनरल रहिएगा, इसके आगे भी कुछ सोचे हैं, तो इनको कुछ दिन के लिए हेड बनाया। बाद में जंगल में ये नरोत्तम सिहानुक चले गए, वहां से रूस भी सेना दिया अपना, बोला कि जाइए। और बाद में फिर यही नरोत्तम सिहानुक हेड बनते हैं। अब रूस की सेना वहां हो गई, मतलब वहां भी समाजवाद हो गया। हो ची मिन्ह समाजवादी विचार के ही हैं। अब आइए लाओस में। देखिए लाओस में भी 3 भाई थे, फूमी नौसवान जो पूंजीवादी विचारधारा के थे, यानी पूंजीवादी विचार के सोच रखते थे, और एक पाथेट लाओ इस समाजवाद विचार रखते थे, और एक थे स्वंडफुआ ये तटस्थ थे, न पूंजीवाद न समाजवाद। अब यहां से देखिए तो पहले अमेरिका हेड बनाया किसको, फूमी नौसवान को, लेकिन बाद में फिर बने पाथेट लाओ। ये बात लाओस की समझ गए आप लोग। इसके बाद आप लोग देखिए कि अमेरिका को किस तरीके से भागना पड़ा यहां से। जब यहां विद्रोह हो गई, यहां विद्रोह हुई, तो यहां के जो लोकल लोग थे, यहां के जो लोकल लोग थे उन लोग बोले कि देखो तुम जाओ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जिस समय हिंद चीन के दौरान, राष्ट्रवाद के दौरान, जिनेवा समझौता ये सब के दौरान वहां के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है कि निक्सन थे। निक्सन बोले देखो युद्ध रोको, शांति बनाओ, हम लोग जा रहे हैं। लोग बोला कि तुम पहले जाओ, सब शांत हो जाएगा। लास्ट में निक्सन को कहना पड़ा कि बस 1 दिन का समय दो, 1 दिन, हम टोटल सेना लेके निकल रहे हैं, 1 दिन। तो समझिए कि लोकल लोग जब चाह जाएं तो क्या से क्या नहीं हो जाए। लोकल लोग अगर चाह जाएं तो क्या से क्या नहीं हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में हमारी आ गई होगी। जितना बात हम ज्योग्राफी शुरू किए लेकिन हिस्ट्री आके चाहे, खैर ठीक है, नॉलेज मिल गया आप लोग को, तो ये बहुत अच्छी चीजें है। और ये हिंद चीन से भी आप लोग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए ठीक।